नमस्कार सभी साथियों का एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी 2024 के लिए अंतिम समय में रामबाण साबित होने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में, जो आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित होने वाले हैं। तो जाने से पहले एक बार ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं। तो फटाफट से क्विक रिवीजन के माध्यम से एकदम जल्दी जल्दी अपन इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन जो है उसे संबंधित कौन सा होता है? अधिगम विकास का निरीक्षण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में जानना, या अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना और पाठ के शुरू में छात्रों की क्षमता को जानना। तो देखिए, रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है इसका तात्पर्य क्या होता है कि अधिगम विकास का निरीक्षण करना। अधिगम विकास का निरीक्षण करना कि भाई अधिगम कितना हुआ है, कितना बच्चे ने सीखा है ना। रचनात्मक में क्या होता है, एक तरह से जैसे लेख लिखना है वो रचनात्मक में आता है, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में जानना इससे कोई संबंधित नहीं होता, वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, तो ये भी रचनात्मकता में कोई विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि रचनात्मकता में तो बच्चा जो है वो सोच करके लिखता है। जैसे किसी भी लेख लिखाना, जैसे दीपावली पर लेख लिखाता है, तो बच्चों पर को जब दीपावली या किसी पर भी लेख लिखा जाता है तो वो सोच समझ करके और अलग अलग भाषा में अपने अपने हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से वह लिखने की कोशिश करता है। तो उसके आधार पर कठिनाइयों का पता नहीं लगाया जाता है। और पाठ के शुरू में छात्रों की क्षमता का जांचना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और ये सभी। एक अच्छा परीक्षण यानी परीक्षण जो होता है, एक अच्छा परीक्षण वही हो सकता है जिसमें वैधता पाई जाती है, उसमें अगर विश्वसनीयता है और उसमें वस्तुनिष्ठता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो क्या होता है, परीक्षण में वस्तुनिष्ठता पाई जाती हो तो महत्वपूर्ण होता है। अगर ये सभी है तो ये सभी राइट करेंगे। अगला देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो CCE है, CCE ये किस पर बल देता है? तो ये बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। CCE का मतलब क्या होता है, लगातार परीक्षण करना, 1 दिन से 2 दिन से कंटिन्यूटी जो रहती है ना, कंटिन्यूटी जो रहती है उसके आधार पर परीक्षण करना। भाई लगातार परीक्षण करना क्या आता है, CCE। जब भी आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लिखा हुआ हो या CCE लिखा हो, CCE लिखा हुआ हो, तो आपको उसी के साथ में जाना है। लगातार परीक्षण करते रहना चाहिए बच्चों में, जो भी प्रतिदिन की जो दैनिक क्रियाओं के आधार पर बच्चा क्या सीख रहा है ना, जैसे अर्धवार्षिक वार्षिक न होकर के कंटिन्यू बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहा है उसके ऊपर बल देता है। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन नहीं करना है ना, बच्चे में जो सुधार हो रहा है उसका अवलोकन होता है। कमजोर और अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर भी नहीं होता है, और मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए इनमें से कौन सा सुझाव नहीं है? स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल और चार्ट, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना और प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। तो देखिए, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सुझाव कौन सा इनमें से नहीं है? मॉडल और चार्ट। देखिए, स्रोत आधारित जो विश्लेषण, जो भी स्रोतों से विश्लेषण अपने पास में स्रोत प्राप्त होते हैं उसके आधार पर विश्लेषण करना, ये तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सुझाव होता है। आवृत्ति से परीक्षण करना भी होता है और प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग भी उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन मॉडल और चार्ट जो है वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में कोई आकलन गतिविधि है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। देखिए, सीखने के लिए आकलन, अपन जो भी पाठ या किसी भी विषय वस्तु, जैसे एक टॉपिक पढ़ा ना, एक टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद में हम अगर उसका आकलन करते हैं और अगर उसका रिजल्ट अगर बेस्ट आता है, रिजल्ट अगर क्या आता है, बेस्ट आता है, तो वो क्या करता है, अपने मोटिवेशन, अपनी अभिप्रेरणा को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। तो मूल्यांकन उपागम जो होता है, यानी बच्चों में मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए प्राथमिकता क्या होती है? शिक्षण बिंदु,
प्रस्तुतिकरण, कथन या शिक्षण उद्देश्य। तो मूल्यांकन में प्राथमिकता क्या किसको दी जाती है? शिक्षण उद्देश्य, यानी जिस शिक्षण के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है क्या वो उस शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, इसके लिए उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। जैसे अगर बात करें शिक्षक के द्वारा एक टॉपिक पढ़ाया गया जिसका नाम है संज्ञा, और संज्ञा पढ़ाने के बाद में शिक्षक के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगर वो शिक्षण के द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया गया है संज्ञा, उसे संबंधित जो मूल्यांकन किया जाता है अगर उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है, यानी जो शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है, इसका मतलब है वो मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन है। यानी जो सतत मूल्यांकन में जो उसकी पूर्ति कर लेता है, इसका मतलब है उसका मूल्यांकन एकदम सही है ना, उसने वह सीख लिया है। तो शिक्षण उद्देश्य को बढ़ावा देता है या प्राथमिकता देता है मूल्यांकन। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। व्यापक क्या होता है? संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। तो व्यापक जो होता है वो ए और बी दोनों। सतत तक का मतलब होता है लगातार, और व्यापक का मतलब होता है विस्तृत रूप से। व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ या विस्तृत रूप होता है ना। और इसको संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक यानी चहुमुखी विकास उसका होना चाहिए भाई, सभी विषयों में उसका व्यापक रूप से। व्यापक का मतलब हो गया फैला हुआ, विस्तृत, यानी सभी विषय जो होते हैं, सभी विषय जो होते हैं उसमें सह संज्ञानात्मक भी आ जाते हैं और संज्ञानात्मक भी आ जाते हैं, उसका मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है यह जानना, या बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए मूल्यांकन क्यों किया जाता है भाई? बेस्ट क्वेश्चन है ना, बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, स्टार लगा के रख लेना है ना, इसको थोड़ा सा विशेष देखना भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे पेपर में आपको छपने को मिलेंगे भाई। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना एक प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन हालांकि उद्देश्य होता है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य अगर हो तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब बच्चा क्या सीखता है ये जानना, हाँ बच्चा क्या सीखता है ये जानना भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने क्या जाना है भाई। बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ाया, उसमें से बच्चे ने क्या कुछ सीखा है उसका मूल्यांकन करना उसका उद्देश्य होता है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना कि बच्चे में क्या कुछ कठिनाई आ रही है, किसके उत्तर वो कम दे पा रहा है, उन सभी को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। और तीनों की तीनों सही, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है सीखने के समय आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन। देखो भाई कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आया भाई। एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में को कार्यों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, और अगला जब पाठ पढ़ाया जाता है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें समायोजित कर लिया जाता है कि भाई क्या कुछ बच्चों ने सीखा ना। तो इसका मतलब सीखने का आकलन होता है भाई, बच्चे ने किस प्रकार की गतिविधियों को सीखा है और अब उसको क्या सिखाना चाहिए, मतलब उसके शिक्षक के द्वारा सीखने का आकलन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इसके अलावा निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्रात्मक प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। लघुत्रात्मक जो है वो जैसे 5 लाइन 6 लाइनों में लिखा जाता है, अति लघुत्रात्मक 1 लाइनों में लिखा जाने वाला होता है, जो 80 शब्द मुख्य रूप से माने जाते हैं। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यानी जो रचनात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आता है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। निबंधात्मक जो है ये भी एक तरह से रचनात्मक होता है, इसमें भी 2 से 4 पेज भरने होते हैं। सत्य असत्य वाला जो प्रश्न होता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होता है वो सत्य असत्य, या तो सत्य होगा या असत्य होगा, यानी एक चॉइस करना होता है ना। 4 ऑप्शन वाला भी वस्तुनिष्ठ होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, विश्वसनीयता और प्रश्नों के प्रकार। तो देखिए एक प्रश्न पत्र बनाने के बाद में शिक्षक के द्वारा क्या प्रश्न पत्र परीक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, यह मुख्य रूप से परीक्षा के बारे में वैधता होती है। क्या होती है? वैधता होती है। अगला प्रश्न देखिए भाई, के अतिरिक्त निम्न सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। पढ़ाए गए विषयों पर मनन करने के लिए विद्यार्थियों को कहना है ना,
तो ये जो है वो सीखने को, आकलन को बढ़ावा दे रहा है भाई। कितना उन्होंने सीखा, तो मनन करेंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई कितना सीखा ना। तो ये तो इसके अतिरिक्त तो नहीं होगा ना, ये तो होता ही होता है, आकलन को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित होता है। जितनी संभावना हो शिक्षक को लगातार परीक्षण करना, है ना, ये इतना ज़रूरी नहीं है भाई। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण करना, इसके अतिरिक्त सीखने के आकलन को बढ़ावा देते हैं। हाँ, तो ये तो बढ़ावा नहीं देते हैं ना। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठभूमि के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थी हेतु सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, ग्रेडिंग, कोडिंग, क्रेडिट संचय, तो निरूपण विधि भी हो सकती है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए ग्रेड दिए जाते हैं, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। हाँ, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की जो गणन विधि है वो ग्रेडिंग से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? एक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित रहता है। यह भी बात एकदम सही है ना। विभिन्न शिक्षा क्षेत्र, यानी जरूरी नहीं केवल शिक्षण संबंधित हो या केवल एक विशेष सब्जेक्ट के लिए हो, सभी विषयों, इसके अलावा सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्धि का केंद्र होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। यह भी बात एकदम सही है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है आसान एवं सुव्यवस्थित हो जाती है। यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है। भाई बिल्कुल भी नहीं होता ना। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि भाई बुद्धिमान है मंद बुद्धि विद्यार्थियों का अलग से चयन किया जा सके, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। हाँ, ये भी बात एकदम सही बात है, अधिकार अधिनियम के द्वारा सीसी को लागू किया गया है। अगला देखिए, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है। अनुदेशन के दौरान योजना बनाना और निदान के लिए जो किया जाता है उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? कि विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना जो है, और वो भी मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना? लगातार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया ना। ये भी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य छांटना है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, तो एकदम सही बात है। सीसीई जो है ये क्या होता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, एकदम सही बात है भाई। बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, रचनात्मक पक्ष, है ना, संवेगात्मक पक्ष, सभी पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है भाई। निदानात्मक मूल्यांकन तो सम्मिलित होता है भाई, सभी के सभी आगे, तो निदानात्मक मूल्यांकन कहाँ रह जाएगा ना। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां हैं। हाँ, ये भी बात एकदम सही है भाई। अगला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता जो है इसमें वैधता भी पाई जाती है, विश्वसनीयता भी पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता तो पाई जाती है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता इसके अंदर नहीं पाई जाती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां हैं। उपलब्धि परीक्षण करना है तो इसके लिए परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि तो होता है, लेकिन निरीक्षण नहीं होता ना। परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि जो है उसके आधार पर विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वो मूल्यांकन और आकलन दोनों की दोनों जो विधियां हैं, प्रक्रिया जो है उनके द्वारा वातावरण में बदलाव लाती है। वही जितना मूल्यांकन होगा, जितना आकलन होगा, उसके आधार पर शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को समझ पाएगा। जो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारण करता है वह है स्पेंसर स्कोर कार्ड, एडसर स्कोर कार्ड, हंटर स्कोर कार्ड और
पीटरसन स्कोर कार्ड। जो पाठ्य पुस्तक का स्तर का जो निर्धारण करता है उसे हंटर स्कोर कार्ड कहते हैं, और इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लेना भाई, है ना। हंटर स्कोर कार्ड कौन सा होता है, जो मूल्यांकन किया जाता है पाठ्य पुस्तकों का, कि भाई तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक बनानी है तो इसके लिए क्या कुछ इसका स्तर रहना चाहिए, कौन से टॉपिक में कितना बताया जाना चाहिए। इस प्रकार का जो निर्धारण है ये हंटर स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। भाई जाने से पहले सतत मूल्यांकन वापस से पढ़ के चले जाना ना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा सत्य नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, और इसके अलावा इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। भाई देखिए, अगर बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन है तो यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, एकदम सही बात है। इसमें विद्यार्थियों में तनाव, हाँ टेंशन कम रहती है। भाई एक तो विद्यार्थी जो है वो साल में क्या करता है, साल में भाई 2 बार, एक तो अर्धवार्षिक देता है, एक वार्षिक देता है, एक उसका डेली जो है नियमित जो है मूल्यांकन होता है। तो नियमित मूल्यांकन होता है, जो इसमें झिझक होती है जो इस प्रकार से, है ना, तो टेंशन रहती है कि भाई कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, जो है ना विचारधारा रहती है परीक्षा से संबंधित वो दूर हो जाती है, और निष्क्रिय एक प्रकार से विद्यार्थी जो है वो सक्रिय भूमिका निभाता है कि डर नहीं लगता उसको, तो इसको मतलब उसमें टेंशन जो है कम हो जाता है। और नंबर के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, तो ग्रेड इनमें दिए जाते हैं, एकदम सही है। लेकिन शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है, भाई शिक्षकों का बोझ नहीं बढ़ता है। अगला देखिए, निम्न में से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना भाई उद्देश्य होता है, ज्ञान का निर्माण करना, तो ज्ञान विद्यार्थियों में होना चाहिए, देना चाहिए, ये भी उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों को समझना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है भाई, वैकल्पिक उद्देश्य इसका नहीं रहता कि विद्यार्थियों के समय विद्यार्थियों से क्या करना है समझ के कि उसकी विचारधारा कैसी है ना। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रत्ययों को समझने योग्य बनाना, हाँ विभिन्न क्रियाकलाप या प्रत्ययों को समझने योग्य विद्यार्थियों को बनाना चाहिए, उनका ढांचा इस प्रकार से मजबूत करना चाहिए विद्यार्थियों का, जिससे विद्यार्थी जो है वो कठिन से कठिन कथनों को या विचारों को समझ सके। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका पर, प्रभुत्ववादी भूमिका, प्रभावशाली या प्रजातांत्रिक भूमिका पर। तो देखिए, शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना और दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक करना। तो प्रभावी शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, यानी विद्यार्थी जो प्रभावी शिक्षक होता है वो एक प्रकार से विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, मोटिवेटेड कर सकता है भाई, मोटिवेटेड कर सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, जिससे वो सीखने में उनकी विद्यार्थियों में रुचि को बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है, विद्यार्थियों में रुचि बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। विद्यार्थियों में गृह कार्य करवाना चुनौती नहीं है, विद्यार्थियों को समझाना ना। हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। भाई जो भी विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है अगर उसको आनंदप्रद बना देगा तो इसके कारण विद्यार्थी जो है वो उनमें रुचि का विकास उत्पन्न होता है, और रुचि के कारण शिक्षण जो कार्य है वो अधिक प्रभावी होता है। अगला देखिए, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल और बी वसी। तो एक कला भी है, एक कौशल भी है, एक प्रक्रिया तो नहीं होती है ना, कला और कौशल दोनों के दोनों होती है शिक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रमुख उद्देश्य होते हैं, उपचारात्मक, निदानात्मक ए व बी। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो उपचारात्मक भी होता है और निदानात्मक भी होता है। अगला देखिए, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है लेखन कौशल। अब अनुभव लेखन, प्रश्नों के उत्तर लेखन, श्रुत लेख और सुलेख है। तो लेखन कौशल का मूल्यांकन जो है वो होता है अनुभव लेखन। भाई लेखन कौशल अनुभव लेखन के आधार पर स्पष्ट होता जाता है ना। विद्यालय आधारित आंकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों को मदद करता है। हाँ, विद्यालय आधारित जो आकलन होता है ये परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षकों की मदद करता है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। बच्चों की आवधिक लिखित परीक्षा लेना सतत व्यापक मूल्यांकन ये नहीं होता है ना। हाँ,
केवल मौखिक अभिव्यक्ति तो बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों के समस्त भाषाई कौशल जो भी है ना, LSRW है ना, LSRW कौन से है मौखिक भाषाई कौशल कौन से होते हैं? LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW का विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करना। सभी भाषाई कौशल उनमें होने चाहिए। साहित्य और भाषा कौशलों का मूल्यांकन नहीं होगा, सभी भाषाई कौशल आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है, परीक्षण का वह गुण उसका वैधता कहलाती है। वैधता का गुण क्या होता है कि परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए? नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या है? एक शिक्षण प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। भाई एक पाठ पढ़ा दिया तो पाठ पढ़ाते समय नहीं होना चाहिए, पाठ पढ़ाने के उपरांत जो है उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नहीं, एक प्रकार का भाग होना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। जैसे कंप्लीट हो चैप्टर उसके बाद में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों में यह सीखा हुआ जानना, बच्चों ने सीखने में आई कठिनाई को जाना और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है। सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। जो वार्षिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक उद्देश्य की योजना बनाना। निर्माणात्मक जो होता है प्रारंभ में होता है, जिसके आधार पर प्रगति पर गौर करना कि बालक ने कितना सीखा है, और अब जो जिसमें उसको कठिनाई आ रही है उसके लिए उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना कि भाई बालक को इस विषय में समझने में कठिनाई आ रही है तो उसके लिए उसकी योजना बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि उसकी भाषा को समझ पाना मुश्किल है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में नहीं, भाषा समझ सही होती है। भाई परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा कर सकते हैं, वे बच्चों की स्पष्ट क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर दे देते हैं मानकीकृत अगर उनके परीक्षण किए जाए तो। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें के लिए उपयोगी। हाँ, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम कार्य अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। अधिगम कार्य के लिए जो विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है, तो आदर्श संदर्भित जो परीक्षण है ये मानकीकृत होता है। छात्रों के स्कोर की तुलना उसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य में कैसा प्रदर्शन किया है, तो ये भी आदर्श संदर्भित परीक्षण का होता है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। हाँ, तो आदर्श संदर्भित जो परीक्षण होता है ये राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों से तुलना नहीं की जाती, अन्य छात्रों के साथ में तुलना की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पद्धति निरंतर और सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो आकलन सत्र के प्रारंभ से और अंत में करना चाहिए। हाँ, सफलता के लिए देखिए आकलन जो है वो सत्र के प्रारंभ और अंत में करना चाहिए कि भाई बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ये मूल्यांकन होना चाहिए। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा बच्चों का आकलन तक एक समयावधि के भीतर करना चाहिए। तो ऑप्शन ए व बी दोनों के दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्न में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना जो है इसका निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन जो होता है वो उसका योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित होता है। में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, तो वो देती है योगात्मक मूल्यांकन।
योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो योगात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, समय विशेष पर एवं विशिष्ट कार्यों पर एक विद्यार्थी ने जितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना नहीं होता है, ना अधिगम को सुगम बनाना और ग्रेड न प्रदान करना भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि भाई पहले अगली इकाई जो पढ़ा रहा है उससे पहले उसकी प्रगति का पता लगाना, ताकि उसके आधार पर जोड़ करके उसको जो नहीं आ रहा है वो पढ़ाया जा सके। अगला, निम्न प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान किया जाता है। तो अनुदेशन के दौरान जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो व्यवहार में परिवर्तन का मापन होता है, ज्ञान में परिवर्तन का मापन और भावनात्मक परिवर्तन। यानी मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चे में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, मुख्य रूप से क्या कुछ परिवर्तन जो हुआ है वो उसका मूल्यांकन होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से लाभ है, इसमें पूर्ण विशेष सामग्री का समावेश होता है। हाँ, वस्तुनिष्ठता में जो है वो पूर्ण विशेष सामग्री का समावेश होता है भाई। अगला देखिए, निरंतर समग्र मूल्यांकन में निरंतर शब्द का अर्थ होता है निरंतर यानी लगातार, यानी निश्चित अंतराल के साथ व्यक्ति को बार बार जांच करना जो है, लगातार जांच करना निरंतर होता है। अगला प्रश्न देखिए, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। बच्चों की उपलब्धियों का निरंतर जो अवलोकन है ये सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और अंतिम प्रश्न जो है, मूलभूत प्रश्न कौशलों को तर्क संगत क्रम में चाहिए। निरीक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण और मापन। देखिए, सबसे पहले बच्चे का निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद में उसका वर्गीकरण किया जाता है और संप्रेषण दिया जाता है ना, उसके बाद में उसका मापन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कितने आपके सही हो रहे थे ये भी जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।